नमस्कार दोस्तों, कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं एक और आपके लिए पारिवारिक कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है एक बूढ़े पिता का इंतजार। सुनकर आपकी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। दोपहर की चिलचिलाती धूप मानो शरीर के भीतर के खून को भी उबाल रही थी। ऐसी तपती दोपहरी में रामधनी काका न जाने कहां से लाठी टेकते हुए चले आ रहे थे। कमर इतनी झुकी हुई कि लाठी के सहारे अर्धवृत्ताकार आकार बन गए थे। काया इतनी सुस्त कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि हड्डियों के ढांचे के ऊपर एक पतली सी खाल चढ़ा दी गई हो। लाठी पकड़े हुए चलते हुए शरीर इस प्रकार कांप उठता कि मानो अभी लड़खड़ाकर गिर पड़ेंगे। फिर भी इस दोपहरी में वो न जाने किस जरूरी काम से गांव के बाहर गए होंगे। धूप से बचने तथा गपशप का मजा लेने के लिए अपने अपने कामों को अर्धविराम देकर राधे कन्हैया, चैतू, हरिया, सुखिया और रोहना बैठे बातचीत और हंसी ठिठोली में ही मनोरंजन का मजा ले रहे थे। उनसे थोड़ी दूरी पर गांव के 5-6 बच्चे पकड़म पकड़ाई का खेल खेल रहे थे। वो कभी किसी पेड़ के पीछे छिपकर अपने को बचाते तो कभी चैतू या हरिया के पीछे दुबक जाते। बाल मन अबोध होता है, उसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस खाने को भर पेट भोजन और तन ढकने के लिए कपड़ा तथा बड़ों का प्यार दुलार और अपने हम उम्र दोस्तों के साथ बेरोक टोक खेलने और उधम मचाने को मिल जाए, फिर तो सोने पे सुहागा। उन्हें क्या पता जिम्मेदारी क्या होती है, उन्हें क्या लेना देना देश दुनिया से। उनका तो पूरा देश उनका छोटा सा गांव और गांव वाले ही देशवासी हैं। इससे आगे ना वो सोचते हैं और ना ही सोचने की क्षमता रखते। अचानक भागते भागते हीरा रामधनी काका से टकराया। हाय रे, मार डाला, काका चिल्लाए। हीरा की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। न तो वो खुद उठकर भाग सका और न ही रामधनी काका को उठाने की कोशिश की। अरे बाप रे, इसने मार ही डाला काका को, जरूर हड्डी पसली टूट गई होगी, कहते हुए चैतू दौड़ा। साथ में राधे, हरिया, सुखिया और रोहना भी भागे भागे आए। काका, कहीं लगी तो नहीं, तुम ठीक तो हो, कहते हुए चैतू उन्हें उठाने लगा। हरिया और सुखिया की मदद से चैतू काका को उसी खाट पर ले आया जिस पर अभी वो लोग बैठे थे। काका, ठीक तो हो? सुखिया ने पूछा। क्या ठीक बेटा, जिसे बुढ़ापे की बीमारी लग जाए वो ठीक कैसे हो सकता है? काका को पानी पिलाओ पहले, कहते हुए कन्हैया ने लोटे में रखा पानी सुखिया की ओर बढ़ाया। इतनी भरी दोपहरी में कहाँ से आ रहे हो काका? इतना ही कोई ज़रूरी काम था तो किसी से भी कह देते, वो कर देता। अपनी हालत देखी है, और फिर ये दोपहर की चिलचिलाती धूप, इससे तो अच्छा भला इंसान सूख ही जाए। सुखिया लोटा काका के मुंह से लगाते हुए बोला। काका ने पानी पीकर एक गहरी सांस छोड़ी, जैसे इस सांस के साथ अपनी सारी हताशा, सारी निराशा और थकान बाहर निकाल देना चाहते हों। फिर गहरी सी सांस भरते हुए बोले, धूप काहे की बेटा, मैं तो सवेरे 9-9:30 बजे तक ही चला गया था, वहीं एक डंगी तक। सोचा कई दिनों से डाकिया नहीं आया तो जाकर हम ही पूछ आए कि बचवा की कोई चिट्ठी विट्ठी तो नहीं आई, लेकिन बुढ़ापे का शरीर साथ ही नहीं देता। सवेरे के निकले रहे हम, अब वापस आ पाए हैं। बोलते हुए काका की सांस फूलने लगी। अब तक सभी बच्चे धीरे धीरे काका के आसपास सिमट आए थे। हीरा के मुख पर घोर पश्चाताप झलक रहा था, मानो काका से कहना चाह रहा हो, मुझे माफ़ कर दो, परंतु कह नहीं पा रहा। चुपचाप बाकी बच्चों के साथ खड़ा रहा। तो कोई आई चिट्ठी? कन्हैया ने पूछा। नहीं, कहते हुए काका ऐसे चुप हो गए जैसे उनके शब्दों की जमा पूंजी समाप्त हो गई। अब चाह कर भी वो कुछ नहीं बोल पा रहे थे। उनकी आंखों में नन्हे मोती झिलमिला उठे, गला रूंध गया। वो गर्दन झुकाकर चुपचाप बैठ गए। राधे चुपचाप काका की पीठ पर हाथ फेरता रहा। कोई कुछ भी न बोल सका। क्या कहता कोई? वहाँ सभी को पता है कि बूढ़े काका की आंखें हर वक्त अपने बेटे की बाट जोहती रहती है, और बेटा है कि ऐसा गया कि पलट कर कभी नहीं देखता। पहले महीने 1.5 महीने में कोई चिट्ठी तो आ ही जाती थी, पर अब लगता है धीरे धीरे ये सिलसिला भी बंद होने वाला है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि काका को क्या कहकर तसल्ली दें। सभी के दिमाग के कपाट बंद हो चुके थे। काका गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। गांव के बच्चे जवान सभी उन्हें काका कहकर ही बुलाते थे। एक प्रकार से वह जगत काका बन चुके थे। काका के परिवार में कोई नहीं था। काकी अब से 5-6 साल पहले ही उन्हें दुनिया से अलविदा कर चुकी थी। वो भी अपने इकलौते बेटे की बाट जोहते जोहते इस दुनिया से चली गईं।
तब से लेकर अब तक काका काकी के छोड़े हुए उस अधूरे काम को पूरा करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। उनका बेटा घर वापस आ जाए तो काकी को अधूरा इंतजार खत्म हो जाएगा। काका, सवेरे से कुछ खाए पिए हो कि नहीं? अचानक कन्हैया ने सन्नाटे को भंग किया। कहाँ से खाए होंगे, अभी तो बताए हैं कि सवेरे के निकले हैं, चैतू ने कहा। अरे हीरा, जा तो मेरे घर से काका के लिए खाना ले आ, जल्दी जा। सुखिया की बात पूरी होने से पहले ही हीरा बंदूक से निकली गोली की गति से भाग पड़ा, जैसे वो अपने अपराध बोझ से मुक्ति का ही कोई रास्ता ढूंढ रहा था, और वो रास्ता उसे मिलते ही वो उस पर अमल के लिए तत्पर हो गया। काका के बुढ़ापे का सहारा कोई नहीं था, न परिवार के नाम पर कोई और, न ही कभी कोई रिश्तेदार ही झांकने आता। शायद रिश्तेदारों को यही डर होगा कि यदि वो आ गए तो गांव वाले काका की देखभाल की जिम्मेदारी कहीं उन पर ही न डाल दें, इसलिए कभी न आना ही बेहतर समझा। खेती के नाम पर काका के पास अब 10 में से केवल 1 ही बीघा ज़मीन बची थी। अपनी सारी जमा पूंजी काका ने अपने बेटे को पढ़ाने में लगा दिए, और फिर इंजीनियरिंग की पढ़ाई अधूरी न रह जाए इसलिए अपने खेतों को कौड़ियों के भाव बेच दिया। जब कोई काका को समझाने की कोशिश करता कि अपने बुढ़ापे के लिए भी कुछ संभाल लो, तो काका का एक ही जवाब होता था, हमारे बुढ़ापे का सहारा तो हमारा सपूत, हमारा बेटा है। अगर हम अपने बुढ़ापे की लाठी को ही मजबूत न बना पाए तो हमारा बुढ़ापा बेसहारा कमज़ोर हो जाएगा, तब हम इन खेतों का क्या करेंगे? यही कहते कहते काका ने 8 बीघा ज़मीन बेच दी। फिर काकी के इलाज और उनके मरणोपरांत उनके क्रियाकर्म हेतु 1 बीघा खेत गिरवी रख दिया, जो आज तक नहीं छुड़ा पाए। छुड़ाते भी कैसे? काका के पास आमदनी का कोई जरिया तो है नहीं, जिसका सहारा था वो तो सालों से नादारत है। काका में तो इतनी भी सामर्थ्य नहीं बची थी कि वो बचे हुए खेत में अंकुर रोप पाते। तब गांव की पंचायत ने ये निर्णय लिया कि गांव का ही कोई एक दूसरा गरीब परिवार काका के खेत में फसल उगाएगा और काका की पूरी देखभाल करेगा। वो काका को कोई परेशानी न होने देगा। पंचायत की बात पर अमल हुआ और तब से दीनू और उसका परिवार काका के खाने पीने का ख्याल रखते हैं, परंतु ये तो सिर्फ देखभाल की जिम्मेदारी का अनुबंध मात्र है। काका तो पूरे गांव के चहीते काका हैं, पूरा गांव उनका ध्यान रखता है। जिसके भी घर की ओर चले जाएं, हर कोई उन्हें कुछ न कुछ खिला पिला देता। इससे दीना की पत्नी पर भी अकेले बोझ नहीं पड़ता और वह भी काका का ध्यान परिवार के बुजुर्ग की भांति रखती। चैतू उठा और पास ही ट्यूबवेल के कुएं पर गया। कुएं के पास बाल्टी और रस्सी हमेशा रखी रहती। कभी कभी किसी राहगीर के प्यास बुझाने के साथ साथ रोज दोपहर को इस बगीचे में बैठने वाली बच्चों बड़े बूढ़ों की मंडलियों की प्यास बुझाने के लिए, कुएं से पानी निकालने के लिए। चैतू ने कुएं से पानी निकाला और बाल्टी लेकर काका के पास आया। लोटे में पानी निकालकर काका के हाथ में देते हुए कहा, काका हाथ मुंह धो लो, खाना आ गया, खाना खा लो। बगीचे के दूसरे छोर पर खाना लेकर पहुंच चुके हीरा की ओर गर्दन घुमाकर इशारा करते हुए चैतू ने कहा। काका ने वहीं खाट पर बैठे बैठे हाथ मुंह धोया और हीरा द्वारा लाए गए उस खाने को खाना शुरू किया, जिसे देखकर लगता था कि चैतू की पत्नी ने बड़े प्रेम से काका के लिए परोस कर भेजा। दाल चावल रोटी के साथ आम का अचार। खाना इतना था कि काका के खाने के बाद भी बचता। खाना खिलाकर चैतू, हरिया, सुखिया सभी काका को ले गांव की ओर चल दिए। बच्चे फिर से खेलने में व्यस्त हो गए। धीरे धीरे सूर्यदेव भी अपना सफ़र तय करते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ते नजर आए। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि दिन भर के सफ़र के बाद सूर्यदेव भी थकान महसूस करने लगे हैं, इसलिए तो उनकी तपन की प्रचंडता अब कम हो गई है। उनके व्यवहार की नरमी उनके धूप में ही दिखाई दे रही है। लोग बाग जो दोपहर की धूप से बचने की खातिर घरों में दुबके हुए थे, वो भी धीरे धीरे बाहर निकलने लगे हैं। गांव से बगीचे की ओर आने वाले कच्चे रास्ते पर अब इक्का दुक्का लोग नजर आने लगे हैं। गांव के दूसरे छोर पर भी लोग खेतों में जाते दिखाई देने लगे हैं। कुल मिलाकर दोपहर के सन्नाटे को चीर कर गाँव की चहल पहल फिर से लौटने लगी है। रामधनी काका को उनके टूटे फूटे कच्चे घर के बाहर चारपाई पर बैठाकर सुखिया और हरिया भी अपने अपने घर चल गए। काका चारपाई से लाठी टिकाकर बिना किसी बिछावन के अपने एक हाथ को तकिए की भांति सिर के नीचे रखकर नंगी खाट पर लेट गए। कौन था जो ये देखता कि काका के बूढ़े शरीर पर खाट की मूंछ की रस्सी चुभ रही होगी। अतीत की चादर धीरे धीरे काका को अपने आगोश में समेटने लगी।
दीपू काका का इकलौता बेटा आज शहर जा रहा था अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने। स्नातक की डिग्री तो काका ने गांव में ही रहते ही पास के कस्बे के कॉलेज से पूरी करवाई थी, लेकिन उनका मानना था कि अगर जीवन में सफलता हासिल करना है तो कुछ न कुछ तो त्याग करना ही पड़ेगा। इसके लिए उन्हें अपने बेटे को कुछ सालों के लिए अपनी नज़रों से दूर भी भेजना पड़े तो कोई बात नहीं। और आज अपने फैसले पर अमल करने का वक्त आ गया था। काकी की आंखों से आंसू अनवरत बह रहे थे। वो अपने आंसुओं को छिपाने की खातिर काका और दीपू की तरफ पीठ करके कभी दीपू के कपड़ों को तह करके रखती तो कभी उठकर जाती और दूसरी कोठरी से अचार का मर्तबान ले आती और दूसरे डब्बे में अचार डालना शुरू कर देती। जब वो दूसरे कमरे से आती तो उनका चेहरा देखकर साफ पता चलता कि अभी अभी साफ किया है। ऐसा करते करते काकी ने 4 तरह के अचार, 2 तरह के लड्डू, मठरी और कचौड़ियाँ बांध दी। ऐसा लग रहा था कि काकी का वश चले तो पूरे साल के खाने का सामान आज ही बांध दे। माँ बस करो ना, कितना और सामान बांधोगी? दीपू ने प्रेम भरी झिड़की देते हुए कहा। उसे माँ की विवश ममता दिखाई दे रही थी। उसका भी हृदय व्यथित हो रहा था, किंतु वो माँ के समक्ष जाहिर नहीं कर सकता था, नहीं तो माँ के सब्र का बांध टूट जाता। वैसे भी उसने बड़ी मुश्किल से माँ को मनाया था। वहाँ कौन होगा तेरी ज़रूरतों का ध्यान रखने के लिए? पता नहीं समय पर खाना पानी मिले न मिले। सुन बचवा, मैंने ये अचार रखे हैं, सब तेरी ही पसंद के हैं, बांटना मत इसे, तू ही खाना। माँ ने प्यार से दीपू के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। ठीक है माँ, तुम चिंता न करो, वैसे भी मैं बीच बीच में छुट्टियों में आता रहूँगा। मैं भी कहाँ अपने माँ बाबा से ज़्यादा दिन दूर रह सकता हूँ। दीपू ने बाबा के कंधे पर सिर टिकाते हुए कहा। बस बेटा, तू तो मेरा स्वाभिमान है। इंजीनियर बन जा और फिर अपने गांव के विकास का काम शुरू करना, तब मेरा सीना और चौड़ा हो जाएगा। काका ने बड़े गर्व के साथ गर्दन तानते हुए कहा था। तुम फिक्र न करो बाबा, मैं तुम्हारा सपना ज़रूर पूरा करूँगा, दीपू ने कहा। समय कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। विदा का समय आ गया। काका काकी के साथ गांव के और लोग भी आ गए थे दीपू को विदा करने। गांव की यही तो खासियत होती है, सुख हो या दुख सबका साझा होता है। आज काका का बेटा शहर नहीं जा रहा था, बल्कि गांव का बेटा जा रहा था। सभी की स्नेही आंखें नम थी तथा आशीर्वाद की झड़ी लग गई थी। एक एक कर दीपू ने भी सभी बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया, छोटों के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। काकी के सब्र का बांध टूट गया। वह फूट फूट कर रो पड़ी। ए माँ, हमें भी रुलाएगी का? दीपू भर्राई हुई आवाज में बोला। वह अपने ऊपर बड़ी मुश्किल से काबू किए हुए था। बाबा संभालो ना माँ को। चलो बेटा, गाड़ी का समय हो रहा है, किसी ने कहा। आप सब लोग हमारे माँ बाबा का ख्याल रखना, दीपू ने हाथ जोड़कर गांव वालों से कहा। बचवा, तुम अपने माँ बाबा की चिंता मत करना, मन लगाकर पढ़ाई करना, इनकी देखभाल करने के लिए पूरा गांव है। दीपू ने भरे मन और नम आंखों से सबसे विदा लिया और चल दिया था अपनी मंजिल की तलाश में। सूरज की तेज धूप थी, मानो दीपू के जाने से गमगीन हो अपनी तिछड़ता खो चुकी थी। एक और अपने सफर पर दीपू धीरे धीरे दूर और दूर चला जा रहा था। दूसरी तरफ सूर्यदेव दिन भर के सफर से थक कर विश्राम करने के लिए दूर और दूर क्षितिज में विलीन होने के लिए तेजी से बढ़ रहे थे। इधर काफी दूर निकल चुका दीपू और उसके साथी, जो उसे गाड़ी में बैठाने के लिए जा रहे थे, इतनी दूर जा चुके थे कि काले काले मात्र 3 छोटे छोटे धब्बे नजर आ रहे थे। सूर्य अपनी मंजिल पर पहुंचकर अस्त हो चुका था। पीछे छोड़ गया उदासी की लाली। सभी गांव वाले भारी मन से धीरे धीरे अपने अपने घरों को चले गए। किसी के जाने से जीवन नहीं रुका करता, और जाने वाला भी ऐसा जो जीवन के नए सपनों को साकार करने के लिए गया हो। अपने पुत्र बिछोह के दर्द को दिल के किसी कोने में सहेज कर, आंखों में उसके भविष्य के नए सपने सजाकर, रामधनी काका और काकी फिर से सूर्योदय की नई लालिमा के साथ ही अपने रोजमर्रा के कार्यों में व्यस्त हो गए। अब उनका एक ही लक्ष्य रह गया था, बेटे की शिक्षा को मंजिल तक पहुंचाना। दीपू हर महीने चिट्ठी भेजता, जिसे डाकिया काका काकी को पढ़कर सुना जाता। चिट्ठी सुनते ही काकी के आंखों की नमी अपने सब्र का बात तोड़ बाहर निकल ही आती। कहना मुश्किल होगा कि वो बेटे का हाल चाल जानने की खुशी के आंसू होते या बेटे के दूरी के गम के आंसू होते थे। हर बार चिट्ठी सुनकर काकी की यही प्रतिक्रिया होती। काका तो पुरुष है, आंसू बहाना उनकी मर्दानगी को शोभा नहीं देता, इसलिए वो अपने दर्द को छिपाकर अपने आंसू भीतर ही भीतर पी लेते, किंतु उनका हृदय अंदर ही अंदर व्यथित होता रहता। समय का पहिया अपने गति से चलता रहा। धीरे धीरे हफ्ते महीने साल बीतते रहे।
दीपू बीच बीच में छुट्टियों में आकर कुछ दिन रहकर फिर चला जाता। उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। इस खुशखबरी के साथ साथ उसने एक और भी खुशखबरी दी थी कि उसे वहीं शहर में एक बड़ी कंपनी में नौकरी भी मिल गई है और वह इस नौकरी को छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि सीखने और अनुभव प्राप्त करने के लिए उसे इस नौकरी की बहुत आवश्यकता थी। काका काकी के इंतज़ार की समयावधि बढ़ गई। वो समझ नहीं पा रहे थे कि बेटी की खुशी में खुश हो या अपने दुख से दुखी। परंतु कहते हैं ना, ममता हर मुश्किल पर हावी होने की क्षमता रखती है। यहाँ भी वही हुआ। इसे मजबूरी कहें या मान, माता पिता का प्यार बेटे की खुशी को अपनी खुशी मान जीना शुरू कर दिया और शुरू हो गया एक नए इंतजार का सिलसिला। दिन महीने साल बीतते रहे। दीपू के खत आते, महीने 2 महीने में रुपए भेज दिया करता, परंतु न जाने क्यों उसके आने का सिलसिला कम होते होते थम सा गया। जिसके आने का इंतजार था, 2 सालों तक इंतजार करते करते काकी बेटे के गम में चल बसी और उनके बाद लगभग 5 सालों से काका रोज अपने बेटे का इंतजार करते रहते हैं। पिछले 2 महीने से तो उसके खत का इंतजार कर रहे हैं। आज पहली बार काका का दिलो दिमाग अपने नफा नुकसान का हिसाब लगा रहा है। क्या खोया, क्या पाया? क्या चंद कागज के टुकड़ों के लिए अपने कलेजे के टुकड़े को अपने से दूर भेजा था? क्या हमें खाने के लिए 2 जून की रोटी और तन ढकने को कपड़े की कमी थी? फिर क्यों अपने जिगर के टुकड़े को जाने दिया? और हासिल क्या हुआ? एक ऐसा इंतजार जिसका कोई अंत नहीं। बुढ़ापे की लाठी को मजबूत बनाने की चाह में लाठी ही खो दिया। अब किसके सहारे चलूं? कैसे खड़ा हो पाऊंगा मैं? बचवा, अब तो आजा, आंखें बंद करने से पहले एक बार तुझे देख लूं। काका बुदबुदाए, ए बचवा, एक बार आजा, नहीं तो ऊपर जाके तेरी माँ को क्या जवाब दूंगा रे? कैसे नजरें मिलाऊंगा उस ममता की मारी से जो तेरा इंतजार करते करते चली गई? बचवा, ए बचवा, तू सुनता काहे नहीं रे? कैसे भूल गया अपने माँ बाबा को? तू इतना पत्थर दिल कैसे हो गया रे? अरे अब तो आजा पगले, मैं कुछ नहीं कहूँगा, आजा बस। बड़बड़ाते हुए कब आंसू काका के गालों को गीला करने लगे उन्हें पता ही नहीं चला। काका, ओ काका, दीनू की आवाज़ ने काका को सचेत कर दिया। उन्होंने हाथों से जल्दी से आंसू पोंछे और उठकर बैठने की कोशिश करने लगे। दीनू ने सहारा देकर उन्हें बैठाया और बोला, आज तो आप आए ही नहीं, चलो खाना खा लो। ना बेटा, आज भूख नहीं है, शाम को ही खाया है। काका ने कहा, ठीक है तो घर तो चलो सोने के लिए ही। दीनू ने कहा, नहीं बेटा, आज हमें यहीं सोने दे। आज न जाने काहे अपने घर से अलग होने का मन नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है आज हमारा बचवा यहीं आने वाला है। आज और हमें इंतज़ार करने दे। काका की आवाज़ में न जाने कैसा दर्द था जो दीनू के भीतर तक सरसराहट सी पैदा हुई। पर काका, रात को अकेले? कोई बात नहीं बचवा, कभी कभी अकेले रहने में भी बड़ा सुकून मिलता है। आज मेरा भी अकेले रहने का मन कर रहा है। दीनू चाहते हुए भी कुछ न बोल सका। उसने भीतर से बिछावन लाकर खाट पर बिछा दिया। सिरहाने तकिया रखकर काका को लिटाकर चादर खोलकर उनके कमर तक ढक दिया। अंदर से लोटा लाकर पानी भर लाया और सिरहाने खाट के पास ही लोटा रखकर ढक दिया। काका, पानी रख दिया है, वो पास में सुखिया भैया से बोले देता हूँ। तुम्हें कोई ज़रूरत हो तो उन्हें आवाज़ लगा लेना। दीनू ने कहा, ठीक है बेटा, भगवान तुम्हें सुखी रखे। कहते हुए काका की आंखें आसमान में टिमटिमाते तारों के बीच न जाने क्या खोजने लगी। अरुण की लालिमा ने पूरब दिशा में पूरे आसमान को रक्त वर्णिम कर दिया है। पेड़ों पर चिड़ियों की चहचहाहट वातावरण को संगीतमय बना रही है। सूर्य की किरणों के समक्ष अंधेरे की शक्ति क्षीण होते होते नष्ट हो रही थी, किंतु अभी अंधकार पूर्णतया नष्ट नहीं हुआ था। गांव में लोग निद्रा त्याग नित्य क्रिया कर्म हेतु नदी तट की ओर, तो कुछ लोग गांव के दूसरी ओर तालाब की ओर जा रहे थे। अचानक दूर अंधेरे में जहां आंखों के देखने की क्षमता खत्म होती है, वहां पर कोई मानवाकृति गांव की ओर आती नजर आई। उसके हाथों में कुछ भारी सा पेटी जैसी आकृति दिखाई दे रही थी। वह मानवाकृति गांव की ओर ही आ रही थी। नदी की ओर मुड़ते हुए हरिया, सुखिया और भीखा रुक गए, ये देखने के लिए कि इतने सवेरे सवेरे कौन मेहमान किसके घर आ रहा होगा। वह मानव आकृति धीरे धीरे करीब आ रही थी। उसका पहनावा स्पष्ट होने लगा। पहनावे से कोई शहरी बाबू लग रहा था। कहीं ये अपना दीपू तो नहीं? हरिया के मुख से अस्फुट सा स्वर निकला। शायद, सुखिया ने अचंभित होते हुए कहा।
वह मानव आकृति और पास आ चुकी थी, इतनी पास कि सूरज की लालिमा की हल्की रोशनी में चेहरा बमुश्किल देखा जा सके। हरिया, सुखिया और भीखा नदी की ओर जाने की बजाय उस आकृति की ओर मुड़ गए। पास पहुंचे। अभी कुछ ही पल पहले जो खुशी की एक अविश्वसनीय सी किरण उनके चेहरे पर अपनी छाप छोड़ गई थी, वह अचानक गायब हो गई और उसका स्थान निराशा और प्रश्न चिन्ह ने ले लिया। वो लोग निराश होकर मुड़ने ही वाले थे कि भाई साहब, मुझे दीपक के घर जाना है, कृपया रास्ता बता देंगे? उस अजनबी ने पूछा। काका क्या? किसके घर? भीखा ने आश्चर्य से पूछा। दीपक के घर, उस अजनबी ने जवाब दिया। तुम दीपक को कैसे जानते हो साहब? वो तो सालों से शहर से वापस ही नहीं आया, सुखिया ने कहा। मैं उसका दोस्त हूँ भाई साहब, उसके माँ बाबा से मिलने आया हूँ, अजनबी ने बताया। चलो चलो साहब, काका बड़े खुश होंगे आपको मिलकर। आप नहीं जानते कितनी बेसब्री से वो अपने बेटे का इंतजार कर रहे हैं। हरिया ने खुशी के अतिरेक में उस अजनबी के हाथ से बड़ी सी अटैची लगभग झपटने वाले अंदाज में ले लिया और दूसरे हाथ से उसका हाथ पकड़कर लगभग खींचते हुए काका के घर की ओर चल पड़ा। काका के घर से कुछ दूर से ही हरिया जोर जोर से पुकारने लगा, काका, ओ काका, कहाँ हो? देखो, आज खुशी ने तुम्हारा दरवाज़ा खटखटा ही दिया। सूरज के प्रकाश से हार मानकर अंधेरा कोठरियों में मुंह छिपा चुका था। अब प्रातः की ठंडी रोशनी में काका को चैन से गहरी निद्रा में लीन साफ साफ देखा जा सकता था। किंतु हरिया ठिठका, काका, तुम तो कभी इतनी देर तक नहीं सोते, तो फिर आज जब खुशखबरी सुनने की बारी आई तो तुम चादर तान कर सो रहे हो? उठो, देखो तुम्हारे दीपू का दोस्त आया है, हरिया ने कहा। परंतु दीपू का नाम सुनकर भी काका ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो सभी का माथा ठनका। अनजानी आशंका से दिल की धड़कनें बढ़ गईं। सुखिया ने काका को हिलाया, पर काका तो सो चुके थे, चीर निद्रा में लीन, कभी न उठने के लिए। आज उनके चेहरे पर बेटे के इंतजार की चिंता की जगह शांति और सुकून झलक रहा था, जैसे मरणों उपरांत वह इस इंतजार की जिम्मेदारी से मुक्त हो गए हों। जैसे जीते जी न सही, मरणों उपरांत ही सही, परंतु इनका इंतजार पूर्ण हो गया हो। सभी एक दूसरे की ओर इस प्रकार देख रहे थे जैसे आंखों ही आंखों में पूछ रहे हो कि अब क्या। अचानक इस निस्तब्धता को भंग करते हुए चैतू ने अजनबी से कहा, साहब, क्या किसी तरह इनके बेटे को बुलाया जा सकता है? जीते जी न सही, कम से कम मरने के बाद बेटे के हाथों मुखाग्नि पाकर ही इनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता भाई साहब, अजनबी ने जवाब दिया। क्यों? एक साथ कई आवाज़ें आईं। क्योंकि आत्मा से आत्मा का मेल हो चुका है, उस अजनबी ने कहा। काका क्या मतलब? एक साथ कई आवाज़ें आईं। आज से कोई 7 साढ़े 7 साल पहले एक ट्रक से दीपक का एक्सीडेंट हो गया था। वह कोमा में चला गया था, अस्पताल में जिंदा लाश की तरह इतने सालों तक पड़ा रहा। अभी परसों ही वह हमारी सभी उम्मीदों को तोड़कर हमें छोड़कर चला गया, अजनबी ने रूधे कंठ से कहा। लेकिन हर महीने उसका खत और पैसे आते थे, वो कैसे? सुखिया ने कहा। वो मैं भेजता था। दीपक मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। वो अपने माँ बाबा के सपनों के बारे में मुझे बताता रहता था। दुर्घटना के बाद मैंने सोचा कि दीपक के ठीक होने तक मैं ही उसके माँ बाबा के सपनों को जिंदा रखूं, ताकि ठीक होने के उपरांत दीपक उनके सपनों को पूरा कर सके। पर बाबू कहते हैं आत्मा से आत्मा जुड़ी होती है। आत्मा ने आत्मा को बुला लिया। जीते जी तो नहीं, पर मृत्यु उपरांत आत्मा ने आत्मा की राह खोज ली, दीनू ने कहते हुए काका के तृप्त चेहरे पर चादर डाल दिया। आपको यह कहानी कैसी लगी? आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।